Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 1 of Purchasing and Materials Management. In this session, we will be talking about production management. Now, various topics to be covered in this session are introduction of production, what is production system, production process, how production is an art of management as organization function and as management function, objectives of operations management, scope of production management, decision making in productions management, what is production organization, historical evolution of production management, present day scenario of production management, various approaches to production and operations management, production and waste, factors for improving productivity, and what is production system and its various environment. So now let's get started. First of all, the introduction. बेसिकली प्रोडक्शन का बेसिक जो मीनिंग है वो ये है कि किस तरीके से डिफरेंट इनपुट्स को हम कन्वर्ट करते हैं डिज़ायर्ड आउटपुट्स में। जब हम एक बिज़नेस कंसर्न की बात करते हैं, जो वेरियस इनपुट्स उनके पास अवेलेबल होते हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय 6 M's। 6 M's का मीनिंग है मैन, मशीन, मटीरियल्स, मनी, मेथड एंड मैनेजमेंट। इन सारे 6 M's को हम इनपुट कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। किस तरीके से ये कन्वर्ट होते हैं इनटू द फाइनल आउटपुट, दैट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इन्हें हम कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अब जो आउटपुट है हो सकता है वो गुड हो या फिर सर्विसेज हो। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड सर्विसेज? गुड्स वो सारी चीज़ें जो टेंजिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेन बाय करते हैं, डायरी परचेज करते हैं, इफ़ यू आर बाइंग अ लैपटॉप, ऑल दीज थिंग्स आर टेंजिबल इन नेचर, आप इन्हें छू सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज गुड्स। Then there are some services. Services, they are basically intangible in nature. आप उन्हें छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बैंक में वॉक इन करते हैं, वहाँ पे आपको बैंकिंग की सर्विसेज मिलती हैं। बैंकिंग प्रोडक्ट्स नहीं होते, बैंकिंग सर्विसेज होती हैं। अगर आप होटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको वहाँ पे सर्विसेज मिलती हैं। कोई एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जो ये चीज़ें आपको दे रही हैं, रादर आपको ये सर्विसेज दे रही हैं। सो बेसिकली जब हम गुड्स परचेज की बात करते हैं, प्रोड्यूस की बात करते हैं, इट इज़ ओनली इन द कंसर्न ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। और सर्विसेज रेंडर जो होती हैं वो सर्विस ऑपरेशन यूनिट्स करते हैं। सो बेसिकली जब हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करेंगे, हम बोलते हैं कि उन्होंने गुड्स प्रोड्यूस किए। वेयर एज सर्विस ऑपरेशन यूनिट्स की जब बात की जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे बैंक हैं, हॉस्पिटल हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारे जितने भी कंसर्न्स हैं, ऑपरेशंस यूनिट हैं, ये सर्विसेज रेंडर करते हैं, ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते। तो जब भी हम गुड्स प्रोडक्शन की बात करते हैं उसे हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलते हैं। अदरवाइज जब हम सर्विसेज रेंडर की बात करते हैं उसको हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट बोलते हैं। बेसिकली प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस को इकट्ठे ही पढ़ा जाता है। प्रोडक्शन में जब हम प्रोडक्ट के बारे में रेफरेंस देते हैं, प्रोडक्शन में प्रोडक्ट एक नॉर्मल गुड या फिर सर्विसेज दोनों ही हो सकते हैं। नाउ दिस इज बेसिकली द प्रोडक्शन प्रोसेस। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, 6 डिफरेंट इनपुट्स होते हैं, 6 M's हैं, मैन, मटीरियल, मशीन्स, मनी, मेथड एंड मैनेजमेंट। मैन बेसिकली मीन्स और कौन कौन से आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जिनसे आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, कौन से डिफरेंट रॉ मटेरियल्स चाहिए, कौन कौन सी मशीन्स हैं जो आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए होंगी, कितना मनी चाहिए, कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, कौन से डिफरेंट मेथड से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड फाइनली इंटायर मैनेजमेंट प्रोडक्शन फंक्शन की किस तरीके से होगी। ऑल दीज थिंग्स आर द इनपुट्स। देन दीज इनपुट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द डिजायर्ड आउटपुट्स। अब जो आउटपुट्स हैं वो बेसिकली हो सकते हैं गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो। बेसिकली इनपुट कन्वर्ट होंगे इनटू द डिजायर्ड आउटपुट्स। अब जैसे ही हम फाइनल आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स या सर्विसेज को रेंडर करते हैं, वी विल बी कंपेयरिंग द एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड। हमें एक फीडबैक मिलेगा। अब नाउ वी हैड प्लान्ड की गुड्स को ये स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, ये सारे क्वालिटी एक प्रोडक्ट में होने चाहिए। वी विल बी कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस of that entire unit with the planned performance. This is a production process. Now प्रोडक्शन सिस्टम में जब हम इनपुट की बात करते हैं, बेसिकली इनपुट एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लीगल इनपुट हो, इकोनॉमिक इनपुट्स,
देन सोशल इनपुट्स या फिर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स। मार्केट में भी बहुत तरीके के इनपुट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आपको उस तरीके का सामान बनाना पड़ेगा। कस्टमर की डिज़ायर्स क्या हैं, अकॉर्डिंगली यू विल मेक द प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट की क्या क्या इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स के पास अवेलेबल है। देन दी प्राइमरी रिसोर्सेज, कौन से मटेरियल्स चाहिए, कौन से पर्सोनल्स चाहिए, कितनी कैपिटल चाहिए, क्या यूटिलिटी है जो हम फाइनली प्रोवाइड करना चाहते हैं कस्टमर्स को। देन देयर आर कन्वर्जन सब सिस्टम्स। कन्वर्जन सब सिस्टम्स आर बेसिकली जो हमें कन्वर्जन की यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल द फिजिकल सब सिस्टम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दैन लोकेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होंगी। एक्सचेंज सर्विसेज, रिटेलर्स तक किस तरीके से सामान पहुंचेगा सो दैट दे कैन ऑफर द प्रोडक्ट टू द फाइनल कस्टमर्स। स्टोरेज सर्विसेज कैसे होंगी, वेयर हाउसिंग किस तरीके से की जाएगी। प्राइवेट सर्विसेज कौन कौन सी हैं, इंश्योरेंस आपने ली है या फिर नहीं ली। देन गवर्नमेंट सर्विसेज कौन सी है, स्टेट का क्या रोल है, लोकल गवर्नमेंट का क्या रोल है। देन ऑन दी राइट हैंड साइड देर आर बेसिकली दी आउटपुट्स ऑफ अ प्रोडक्शन सिस्टम। नाउ जब हम आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट एक प्रोडक्शन सिस्टम का डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट बेसिकली इज कि कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर कितनी सर्विसेज को रेंडर कर रहे हैं। देन दी इनडायरेक्ट आउटपुट्स, फॉर एग्जांपल कितना वेस्टेजेस हो गए प्रोडक्शन के प्रोसेस में, कितना पॉल्यूशन क्रिएट हुआ, या फिर कितने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हैं यूज़ किए गए। सो ऑल दीज थिंग्स आर दी इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। नाउ प्रोडक्शन एज एन हार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ किसी भी बिजनेस कंसर्न के लिए प्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाई, बिकॉज अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो फाइनली कोई एक पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज नहीं होंगी एक पर्टिकुलर कंसर्न के पास जो वो फाइनली कंज्यूमर्स को ऑफर कर सकते हैं। सो इट प्लेज अ वाइटल रोल इन अचीविंग अ फर्म्स स्ट्रैटेजिक प्लान और गोल्स। एक फर्म के स्ट्रैटेजिक प्लान या फाइनल जो एंड गोल्स हैं उन्हें अचीव करने में प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोडक्शन बेसिकली इन्वॉल्व्स द ग्रेटेस्ट एम्प्लॉयज़ एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज पोर्शन ऑफ द फर्म्स एसेट। प्रोडक्शन में एक बिजनेस कंसर्न के मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं, प्लस जितने भी एसेट्स हैं एक बिजनेस फर्म के मैक्सिमम लेवल ऑफ एसेट्स जो हैं प्रोडक्शन यूनिट में ही लगे हुए होते हैं, यूटिलाइज होते हैं। प्रोडक्शन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन होता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे। फाइनली किस तरीके की प्रोडक्शन की जा रही है उसी पे डिपेंड करता है कि फाइनल प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी होगी। नो प्रोडक्शन एज एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। जब हम एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन होता है मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, how you will be managing your human resources, production. But when we talk about production, there is a lot of more functions involved. Now we focus on production and operations management as we think of global competitiveness. Nowadays there is cutthroat competition in the market. So global competitiveness को face करने के लिए एक business concern को प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है सो दैट दे कैन कम्पीट विद द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस। एक फर्म को सक्सेसफुल होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन फंक्शन को इंश्योर करना ज़रूरी है। जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस हैं दे शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का जो एज अ होल परफॉर्मेंस है वो उतना ही सक्सेसफुल हो। Then production management function. Now when we talk about production management, basically इसमें 3 different तरह के functions involved होते हैं। First is the planning, then organizing and controlling. प्रोडक्शन प्लानिंग में बेसिकली हम ये प्लान करते हैं किस तरीके का फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए, किस तरीके की फैसिलिटीज़ हमें ज़रूरत होगी, कहाँ पे हमें अपना प्लांट सेट करना पड़ेगा जो प्रोडक्शन प्लांट होगा, किस तरीके का रिसोर्सेज जो हैं उसके आसपास हमें मिल जाएंगे, पर्टिकुलर साइट क्या होगी जहाँ पे हमारा प्लांट सेट किया जाएगा। देन दी ऑर्गेनाइजिंग। नाउ ऑर्गेनाइजिंग डिटरमाइंस द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑपरेशंस सब सिस्टम गोल्स एंड असाइन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैरिंग देम आउट। फाइनली किस तरीके से हम सारे अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ प्रोसीजर्स होने हैं कौन से वे में होने हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप क्या होगा एक बिजनेस कंसर्न में, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिसाइडेड इन प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजिंग फेज। नाउ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को। यूजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन्स होता है कि क्या आपको काम दिया गया है, आपका टास्क क्या है, एंड अथॉरिटी इज आप किन लोगों
से काम करा सकते हैं, पावर कितनी है आपके पास, दैट इज बेसिकली द अथॉरिटी. देन द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग बेसिकली मीन्स कि हमने प्लानिंग फेज में जितने भी टारगेट सेट किए थे और ऑर्गेनाइजिंग फेज के बाद जब हमने इम्प्लीमेंटेशन किया कितने डेविएशंस थे. अगर जो डेविएशंस थे नेगेटिव वे में थे, हमारे प्लांट ज़्यादा थे बट एक्चुअल में कम लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो पाया है, इन दैट केस हमें कंट्रोलिंग मेजर्स लेने पड़ेंगे, करेक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे. Then what are the various objectives of production management? To be very precise, अगर हम बहुत simple terms में define करें, production management का जो main objective है वो ये होता है कि right quality product, right quantity में, tight टाइम शेड्यूल में और एट मिनिमम कॉस्ट अवेलेबल हो पाए. दिस इज द मेन फोकस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. नाउ द अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट आर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल हम जो स्टार्टिंग में 6 M's की बात की थी, उन सब का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए. देन बाय मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ मैन पावर एंड मशीन्स और मिनिमाइजिंग द वेस्टेजेस ऑफ मटीरियल्स. हमें कम से कम वेस्टेज करनी है सारे मटीरियल्स की और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है सारे रिसोर्सेज का. देन हमें क्वालिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है. दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. देन वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी थ्रू डिसीजन मेकिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. देन दी स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. बेसिकली प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है. वी कैन बाइफरकेट इट इन डिफरेंट 2 heads. फर्स्ट इज द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डिजाइनिंग और फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम एंड अदर एक्टिविटीज रिलेटेड टू एनालाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशंस. सो बेसिकली फर्स्ट जो हमारा फेज है उसमें हम डिज़ाइनिंग और फॉर्मुलेशन की बात करते हैं और सेकेंड एक्टिविटी जो है वो बेसिकली कंसीडर करती है एनालाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्शन operations. So now let's try to understand all these functions, all these scopes in detail. First of all, the activities related to the production system. Production system से related designing अगर हमें करनी है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल द डिज़ाइन ऑफ टूल्स एंड ड्राइंग्स. हमें किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी. वी विल बी मेकिंग डिफरेंट 3D डायग्राम्स. आजकल तो बहुत ज़्यादा IT का यूटिलाइजेशन होता है एट दी डिज़ाइनिंग फेज. देन वी कैन गो फॉर डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट एंड इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट्स. कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होंगे, वी विल बी फाइनली इंस्टॉलिंग देम इन आर बिजनेस कंसर्न. देन दी कैपेसिटी प्लानिंग. कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है हम इंश्योर कर सकते हैं, कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है हम अचीव कर सकते हैं. देन दी फैसिलिटी लोकेशन. पर्टिकुलर कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे हमारा प्लांट सेट किया जाएगा, कौन सी ऐसी साइट है. देन दी प्लांट लेआउट. उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर किस तरीके से मशीन्स लगाई जाएंगी, कहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स रखेंगे, कहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को असेंबल किया जाएगा. एंड फाइनली मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स. मटेरियल को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा सो दैट देयर इज़ मिनिमम हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल्स एंड मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन. Now activities related to the analysis and control of production includes the production planning and production control. Now decision making in production management. बेसिकली जब हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात करते हैं उसमें दोनों ही तरीके के डिसीजंस होते हैं, स्ट्रैटेजिक भी और टैक्टिकल भी. नाउ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट is basically the process of formulating, implementing and evaluating strategies to achieve organizational objectives. So basically strategic management जो है एक ऐसा फील्ड है मैनेजमेंट का, एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें हेल्प करता है जिससे हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करके उनकी इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि वेदर स्ट्रैटेजीज हैव बीन बेनिफिशियल फॉर अ बिजनेस कंसर्न और नॉट. इसके वेरियस एग्जांपल्स हो सकते हैं. लाइक अगर आप सपोज एक नया प्रोडक्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन. देन अगर आप एक पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए नई लोकेशन ढूंढ रहे हैं, इफ़ यू वांट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, ऑल दीज थिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन केस ऑफ प्रोडक्शन. नाउ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस की जब हम बात करते हैं बेसिकली उसमें 5 डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट वी विल बी सिलेक्टिंग द कॉर्पोरेट मिशन एंड मेजर कॉर्पोरेट गोल्स. मेन कॉर्पोरेट का मिशन क्या है, कॉर्पोरेट का गोल्स क्या क्या है, उसको हम एनालाइज करते हैं. देन एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं. बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन जो है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट को एक्सपोज होती है. फर्स्ट
is the internal environment which is beyond like which is within the organization की boundaries के अंदर होता है. Other is the external environment which are beyond the boundaries of organization. For example, your sociological environment, technological, economical, political, all these things are the environmental factors. So एक organization को environment scanning करना पड़ेगा. Then accordingly we will be formulating the strategies. जो एक business concern की core competencies होंगी, we will try to make a sync between the core competencies and the various opportunities available in the environment. Then strategic implementations. First, then once we have formulated the strategies हम उन्हें implement करेंगे and finally we will evaluate the strategies कि उससे कितना फ़ायदा एक business concern को हुआ है, जितने planned benefits थे वो सारे हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं. Then there are operating decisions. Operating decisions basically वो सारे decisions हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी बिजनेस फर्म को चलाते रहने के लिए ऑनगोइंग प्रोडक्शन जितनी भी गुड्स की हो रही है उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं, दीज डिसीजंस आर नेसेसरी if the ongoing production of goods and services is to satisfy market demand and provide profits. So basically operating decisions वो decisions हैं जो एक business concern को लेने पड़ते हैं with reference to production of goods and services so that वो market की जितनी भी demand है उसे satisfy कर सके. For example, अगर एक बिजनेस कंसर्न को ये डिसाइड करना है कि कितना लेवल ऑफ इन्वेंट्री है जो उन्हें फिनिश गुड्स की तरह अपने पास मेंटेन करना है, ओवर टाइम कितना कराना पड़ेगा वर्कर से नेक्स्ट वीक में, ऑल दीज थिंग्स आर ऑपरेटिंग डिसीजंस. Then there are control decisions. Now control decisions are basically concerned with the day-to-day activities of the workers, quality of the product and services, or it could be related to the production and overhead cost या फिर machine maintenance से related जितने भी decisions होते हैं, all of these are control decisions. For example, labor cost कितनी आप incur कर रहे हैं particular product के लिए, quality control किस तरीके से किया जा रहा है. Then if we talk about the decision making process in a production management, so various अलग अलग aspects को एक business concern को consider करना पड़ता है. The first aspect is product design कि finally हम जो product को produce करना चाहते हैं उसका design कैसा होगा, कौन कौन से different features होंगे, कौन सी quality है ऐसी जो हम ensure करना चाहते हैं एक अपने product में. Then प्रोसेस डिज़ाइनिंग एंड इक्विपमेंट सिलेक्शन, लो प्रोडक्ट कॉस्ट रखनी है या फिर हाई क्वालिटी रखनी है, ये ऑल दीज थिंग्स विल बी कंसीडर्ड. देन दी लेआउट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, किस तरीके का फाइनल लेआउट होगा, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, इस तरीके का लेआउट होना चाहिए. देन दी फैसिलिटी लोकेशन, कहाँ पे एक ऐसी कौन सी लोकेशन है जहाँ पे फाइनली हम अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेट करेंगे, ऐसी कौन सी साइट है. देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी एक बिजनेस कंसर्न को, वो किस तरीके के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है. हो सकता है हमें कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल्स चाहिए हो, गुड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ देनी है नहीं देनी, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए. देन हाउ वी विल बी कंट्रोलिंग दी प्रोडक्शन लेवल, किस तरीके से हम एक स्टेबल प्रोडक्शन को इंश्योर कर सकते हैं. मेंटेनेंस किस तरीके से हो सकता है मशीन्स का, क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल कैसे होगा, मटेरियल मैनेजमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं जिनसे कम से कम मूवमेंट हो मटेरियल्स के. एंड फाइनली इन्वेंट्री कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा सो दैट कम से कम फंड्स जो है बिजनेस कंसर्न के ब्लॉक हो इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री. नाउ द प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसमें कौन कौन से वेरियस हिरार्कीज इन्वॉल्व होंगे. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, द टॉप मोस्ट अथॉरिटी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर. नाउ मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर 5 डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं. नाउ डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, मार्केटिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन डायरेक्टर, पर्सोनल डायरेक्टर एंड मटीरियल्स डायरेक्टर. नाउ आवर एरिया ऑफ कंसर्न इज डायरेक्टर प्रोडक्शन. नाउ डायरेक्टर प्रोडक्शन के अंदर जर्नल मैनेजर्स हो सकते हैं, देन आफ्टर देम इट कुड बी दी मैनेजर्स, देन असिस्टेंट मैनेजर्स एंड देन एग्जीक्यूटिव्स. देन जो जर्नल मैनेजर्स हैं वो भी अलग अलग फंक्शंस के हो सकते हैं, लाइक प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के होंगे, प्रोडक्शन के होंगे, क्वालिटी के होंगे या फिर प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल के होंगे. Now the historical evolution of production and operations management. Basically production and operations management का जो evolution है वो 6 different phases से होके complete होता है. Now the first phase is industrial revolution area, then came the scientific management era, then human relationships era, quantitative techniques and management era, advanced techniques era, and finally the quality revolution era.
फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एरा। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एरा था उस टाइम जो मेन एम्फोसाइज था वो मास प्रोडक्शन पे किया जाता था। इट वाज बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस थे इस एरा के वो थे पावर लूम्स, जेम्स वॉट स्टीम इंजन एंड स्क्रीन कटिंग लेथ। इस एरा में सबसे ज़्यादा जो एम्फोसाइज किया गया था वो किया गया था डिवीजन ऑफ लेबर में। एडम स्मिथ ने ये कंसेप्ट दिया था इन 1776। नाउ डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली मीन्स कि एक लेबर के पास जितने स्किल्स हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट स्किल्स हमें उन्हें पर्टिकुलर वही जॉब देना चाहिए, वही काम देना चाहिए जो उन पर्टिकुलर स्किल से वो जल्दी से कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ वर्क ऑन द basis of the skills which are being possessed by the workers. Then the era of scientific management. Now the major contribution was given by F.W. Taylor. F.W. Taylor को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इन्होंने वेरियस अलग अलग कंसेप्ट्स दिए थे। फर्स्ट इज़ द वर्क मेजरमेंट एंड वेज पेमेंट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ही एम्फोसाइज कि हर एक वर्कर का वर्क मेजर किया जाना चाहिए और जितनी भी उनको वेज दी जाती है इट शुड बी इन सिंक विद द work which are being done by the workers. Then measuring the work. उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स दी वर्क को मेजर करने के लिए। लाइक टाइम स्टडीज़ उन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, मोशन स्टडी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। देन सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड ट्रेनिंग। साइंटिफिक सिलेक्शन करनी चाहिए वर्कर्स को और उनको टाइम टू टाइम साइंटिफिक ट्रेनिंग्स भी दी जानी चाहिए। देन टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ही एम्फोसाइज्ड कि जितने पीस वर्कर्स एक दिन में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन पीस पे ही डिपेंड करना चाहिए कि कितना उनको वेजेस मिलना चाहिए। देन फाइनली द डिवीजन ऑफ वर्क वाज आल्सो एम्फोसाइज्ड बाय F.W. Taylor. Then there were two more contribution in the scientific management era. Basically Frank B. Gilbert और उनकी वाइफ लिलियन गिलबर्ट ने दो डिफरेंट कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था। दैट वाज बेसिकली द मोशन स्टडी एंड वर्क स्टडी। मोशन स्टडी बेसिकली मीन्स कि कितना मोशन एक पर्टिकुलर वर्कर कर रहा है उस मोशन को एनालाइज करना, एंड देन कितना वर्क किया जा रहा है उसे भी एनालाइज करना। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज़ होते थे। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी वॉच यूज़ की जाती थी जिसमें हम हमें मिली सेकेंड्स तक की कैलकुलेशंस कर सकते थे। देन दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ गैंट चार्ट। ये भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में ही दिया गया था। इट वॉज बेसिकली गिवन बाय H.L. गैंट इन 1913। बेसिकली गैंट चार्ट हमें बताता था कि कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए या फिर इतना लेवल ऑफ वर्क ऑलरेडी हो चुका है। दिस इज बेसिकली अ स्पेसिमेन ऑफ गैंट चार्ट। एज यू कैन सी जैसे फर्स्ट एक्टिविटी है 1.1 आइडेंटिफाई द कस्टमर्स। सो बेसिकली जो उसका टाइम ड्यूरेशन है इट इज़ वेरी लेस। देन वी कैन फर्दर गो ऑन डिफाइनिंग ऑल द टाइम होराइजन्स ऑफ different activities. Then various other contributions in era of scientific management was Emerson's efficiency plan introduce किया गया था in terms of how payment can be given to the workers. Then EOQ formula was introduced. EOQ basically stands for economic order quantity. It was basically related to inventory control. Then there was statistical quality control charts. Then came the concept of work sampling, and then there was Henry Ford who developed the mass production on कन्वेयराइज्ड असेंबली लाइन। ही एम्फोसाइज कि असेंबली लाइन से किस तरीके से मास प्रोडक्शन एफिशिएंटली की जा सकती है। ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस वर इन द एरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देन केम द एरा ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। नाउ ह्यूमन रिलेशंस की जब भी हम बात करते हैं बेसिकली जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था इस एरा का वो था हॉथरॉन स्टडीज़। बेसिकली एल्टन मायो ने अपने एसोसिएट्स के साथ हॉथरॉन स्टडीज़ को एग्जीक्यूट किया। उन्होंने बिहेवियर को कंसीडर किया, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी पे इम्प्लाई या इफ़ेक्ट करते हैं। फाइनली उन्होंने कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जॉब डिज़ाइन एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन। किस तरीके से जॉब को डिज़ाइन करना चाहिए सो दैट फाइनली एम्प्लॉयज़ विल बी मोटिवेटेड। Then there came the era of quantitative techniques or management of science. That was basically from 1940 to 1980. Now during World War II, quantitative techniques जितनी भी थी decision making में यूज़ होने लग गई थी। For example, PERT CPM यूज़ होने लग गया था, inventory control यूज़ हो रहा था, linear programming, all these things were being used. Now later on computers भी quantitative techniques में यूज़ होने लग गए so that जितना भी voluminous work होगा, जितना ज़्यादा level of work होगा that can be easily handled अगर हम कंप्यूटर यूज़ करेंगे with quantitative techniques. Then era of advanced techniques that was from 1970 to 1980. बेसिकली इसमें और IT का रिवोल्यूशन आ गया।
CAD and CAM came into the picture. CAD basically stands for computer aided designs and CAM is computer aided manufacturing. So all these things came into the picture. Robots were being used in production departments. Microcomputers were also being utilized in the production department, and slowly and steadily there came the era of quality revolution, जहाँ पे हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे एम्फसाइज करते थे कि कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, क्वालिटी इंश्योरेंस होनी चाहिए, सो दैट कस्टमर्स नीड्स आर फाइनली satisfied in the efficient manner. नाउ व्हाट इज़ द प्रेजेंट डे सिनेरियो. बेसिकली अगर हम आज की बात करते हैं तो जो प्रोडक्शंस था, नाउ इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन सर्विसेज सेक्टर एज वेल. जो हम आज ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द यूटिलाइजेशन, द इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट साइंसेज, प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स इन सर्विसेज सेक्टर, दैट इज़ बेसिकली दी ऑपरेशंस मैनेजमेंट. बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है. नाउ डेज मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स सो दैट वो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट में नॉलेज यूज़ कर सकें. Now the various approaches to production and operations management. Basically there are three different approaches. First the classical approach, second is the behavioral approach, and third is the modeling approach. Now first of all the classical management approach. इसमें हम basically scientific management को और process management को include करते हैं. Whereas when we talk about the behavioral management of production, इसमें हम human relationship approach और behavioral science को include करते हैं. मॉडलिंग अप्रोच में हम डिसीजन मेकिंग, सिस्टम मैनेजमेंट एंड मैथमेटिकल मॉडल्स को इंक्लूड करते हैं. नाउ अब कौन कौन से डिफरेंट प्रोडक्शन में मॉडल्स हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दी वर्बल मॉडल्स. जब हम वर्ड्स की हेल्प से प्रोडक्शन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं या फिर उसका हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ बेसिकली दी वर्बल मॉडल. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्लाइड्स को रीड कर रहे हैं, बुक को पढ़ रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर दी वर्बल मॉडल्स. देन वी हैव स्कीमेटिक मॉडल्स. स्कीमेटिक मॉडल, दीज मॉडल्स इंक्लूड all forms of diagrams, graphs and charts. Then we have iconic models. Iconic models are basically जो architectural models हम देखते हैं, सपोज जो बिल्डिंग के मॉडल्स पड़े होते हैं जो exactly replica होते हैं उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के, that is our iconic models. Then we have mathematical models जहाँ पे हम जितने भी वेरिएबल्स हैं प्रोडक्शन के उन बीच में रिलेशनशिप है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू उसे डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट into the quantity. So that is basically the mathematical model. Now mathematical models भी दो टाइप के हो सकते हैं. First is the operations management model, second is the heuristic approach या फिर Hungarian method model. नाउ मॉडलिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द मॉडल्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ दैट कि उसमें हम पर्टिकुलर वेरिएबल जिसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे उसको हम मॉडल के थ्रू वी कैन लाइक रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ द मॉडल. जितनी भी रेलिवेंट कॉस्ट है या उनके मैग्नीट्यूड है, दैट इज़ ऑल्सो द बेनिफिट. देन द रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट टू वेरिएबल्स इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ कॉस्ट कैन बी एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ मॉडलिंग टेक्निक्स. नो प्रोडक्टिविटी एंड वेस्टिविटी. नो प्रोडक्टिविटी की जब भी हम बात करते हैं, नो देर आर वेरी कॉमन टर्म्स विच आर यूज्ड इन रिगार्ड टू प्रोडक्टिविटी, दैट इज़ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. प्रोडक्टिविटी का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है आउटपुट कितना मिल रहा है एज़ कम्पेयर जो इनपुट लगाए गए हैं. सो अकॉर्डिंगली इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग आउटपुट बाय इनपुट. प्रोडक्टिविटी इंडाइसेस भी होते हैं, दैट इज बेसिकली द परसेंटेज ऑफ आउटपुट्स टू द इनपुट्स. देन वी हैव इंडस्ट्रीज हैविंग इंसेंटिव स्कीम्स. अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिकली अगर इंसेंटिव्स देने हैं उस केस प्रोडक्टिविटी को हम निकालते हैं स्टैंडर्ड मैन आवर्स अर्नड डिवाइडेड बाय एक्चुअल मैन आवर्स वर्कड. देन व्हाट इज़ वेस्टिविटी. वेस्ट बेसिकली मीन्स वो होता है वो सारे प्रोडक्ट, वो सारे रिसोर्सेज जो फाइनली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, दे आर बेसिकली कंसीडर्ड एज वेस्ट. वेस्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय वन डिवाइडिंग विद द प्रोडक्टिविटी. नाउ देयर कैन बी अनदर वे ऑफ लुकिंग एट प्रोडक्टिविटी एज वेल. कितना वेस्ट जनरेट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट ऑल्सो स्ट्रेसेस अपॉन कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी एफिशिएंट है. देन व्हाट आर दी फैक्टर्स फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी. एक
बिजनेस कंसर्न, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न किस तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, जो 6 M's हैं, उनकी बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड्स यूज़ कर सकते हैं ऑफ वर्किंग। देन प्लांट लेआउट्स जो हैं वो प्रॉपर किए जाने चाहिए ताकि मिनिमम टू मिनिमम मोशन हो। रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। प्रॉपर मेंटेनेंस पॉलिसी को एम्प्लॉय कर सकते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी वर्किंग कंडीशंस को इंश्योर कर सकते हैं। फेयर वेजेस दे सकते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, क्वालिटी सर्कल्स, इन सब कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। फाइनली बेटर क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स। देन प्रोडक्शन सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन सिस्टम का बेसिकली एक इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल एनवायरनमेंट भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट बेसिकली इंजीनियरिंग किस तरीके की हो रही है उस ऑर्गेनाइजेशन में, R&D कैसी है, क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स बेसिकली इंक्लूड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी हैं, कंपटीशन कैसा है, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं बाकी कॉम्पिटिटर्स, या फिर इकोनॉमी की एज अ होल कंडीशंस कैसी हैं। Now these are some of the questions for your own practice. First, explain the production as management function. Now second question is, what are various approaches to production and operations management? Third, explain the decision making process involved in production management. And finally, what is the current scenario of production and operations management? That's all about this session. Thank you.